और सीरिया में भारतीय जवान फरिश्ते बनकर पहुंचे। तुर्की और सीरिया में आए अत्यंत भयानक भूकंप से अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश से हमारी सेना के जवान और डॉक्टरों की टीम जैसे ही वहां पहुंची, समय न गंवाते हुए सभी राहत कार्य में जुड़ गए। हमारी एनडीआरएफ की टीमें ऑपरेशन दोस्त चलाने लगी। वो लोगों को मलबे से निकालने में लग गए। लगातार शव मिल रहे थे और कई जीवित लोग भी मिले। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के अधिकेंद्र से बहुत दूर स्थित कहरमानमरास शहर में ढही एक इमारत के मलबे से लोगों को बाहर निकालने का जब राहत कार्य चल रहा था, वहां कई लोग मृत अवस्था में दबे हुए पाए गए। बहुत संभल के देखो, क्या इसकी सांस चल रही है? देखो, आगे एक स्त्री फंसी हुई है। ओह, ये भी जीवित नहीं रही। शायद ये इसकी माँ है। ऐसा लगता है इनका पूरा परिवार इस विनाशकारी भूकंप का शिकार बन गया। वो देखो, छोटा बच्चा सरिया के नीचे फंसा हुआ है। मैं देखता हूँ, उसका निचला हिस्सा स्लैब के नीचे फंसा हुआ है। जवानों, स्लैब का यह भाग उठाओ, मैं बच्चे को निकालूंगा। बच्चे की सांस चल रही है, जल्दी से इस स्लैब को उठाओ, इस सरिया को काटो। बचाव कर्मियों ने फिर बेहद सावधानी से सरिया काटकर उस बच्चे को बाहर निकाला। ठंड से बचाव के लिए उसे मोटे कंबलों से ढक दिया। वहीं पास में अपने बेटे से कुछ देर पहले ही मलबे से बाहर निकले गए एक शख्स ने अपने बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकलते और एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा तो उसके आंसू नहीं रुक पाए। मेरे बेटे को किस अस्पताल में ले जा रहे हो? कृपया करके मुझे भी वही ले चलो। वो ठीक तो है? हाँ भाई साहब, आपका बेटा कुछ घायल है, लेकिन इसका इलाज हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे ऊपर एक मेहरबानी करिए, मुझे भी इसके साथ ले चलिए। मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखता हुआ बैठा रहूंगा। मेरी बेगम नहीं बच सकी, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। जवानों ने उस घायल शख्स को भी उसके बच्चे से एम्बुलेंस में बिठा दिया। बचाव करने दूसरे राहत कार्य में जुट गए। मलबे में फंसे हुए अधिकांश लोग प्राण त्याग चुके थे। कई लाशें बाहर आ रही थी। एनडीएफ के जवान राहत कार्य के इस अनुभव से बहुत द्रवित हो चुके थे। मौत का ऐसा तांडव जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए, उन्हें भी बहुत दुखदाई लगा। विनाश लीला इतने बड़े पैमाने पर हुई थी कि राहत कार्य में भी बहुत कठिनाई आ रही थी। इससे कुछ ही घंटों बाद बचाव दल ने आदियामान शहर में 10 वर्षीय बेतुल इदिस को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा घर तबाह हो गया। मेरी अम्मी मेरे अब्बू कहाँ गए? उन्हें भी बचा लो। हाँ प्यारे बच्चे, अब तुम सही सलामत हो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, मेरे पेट में और पैर में दर्द हो रहा है। चलो, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। विनाशकारी भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही को 2 दिन बाद भी लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाले जाने जैसी घटनाएं हो रही थी। मलबे में ज्यादातर शव ही मिल रहे थे। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड और लगातार महसूस हो रहे हल्के झटकों ने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया था। वहीं पड़ोसी देश सीरिया में हालत और भी खराब है। पिछले 12 साल से गृह युद्ध और शरणार्थी संकट से जूझ रहे देश में तमाम ऐसे शहर और कस्बे भी भूकंप से प्रभावित हुए थे, जो संघर्ष के दौरान सरकार और विद्रोहियों द्वारा छोड़ दिए गए थे। ऐसे शहरों कस्बों में तो मदद की गुहार लगाते लगाते लोगों की आवाज थक चुकी थी। दोपहर के समय जब लोग सड़कों पर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक ढही हुई आवासीय इमारत में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी और वो अपनी मृत मां से नाड़ी के जरिए जुड़ी हुई थी। इस भूकंप में इस बच्ची के परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। ये बच्ची अब इस दुनिया में अकेली है। चलो, इस बच्ची को कंबल में लपेट कर लेकर चलते हैं, हम इसे बचा लेंगे। एक नर्स ने बच्ची को संभाल लिया और वहां से लेकर आगे बढ़ गई। उसकी मृत मां को एम्बुलेंस में रख दिया गया। आसपास कुछ लाशें थी, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। बचाव करने उन्हें एम्बुलेंस में लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। चारों ओर तबाही का भयानक मंजर नजर आ रहा था। कई इमारतें धराशायी हो गई थी। दुकानें के सामान बिखरे हुए पड़े थे।
जैसे धरती ने मातम की चादर ओढ़ ली हो। तुर्की में 4 टीमें काम कर रही थी, जिसमें 2 बचाव दल है, खोजी कुत्तों के दल है और 2 मेडिकल टीम भी है। भारत ने तुर्की में एक फील्ड हॉस्पिटल भी बनाकर तैयार कर दिया था। खबरों और तस्वीरों में लगातार पीड़ित महिलाओं और बच्चों की मदद के वीडियो चित्र भी आने शुरू हो गए थे। हमारे सभी जवान युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रहे थे। टीमें भी दवाओं, खोजी कुत्तों के दलों, कंबल इत्यादि जरूरी चीजों और 4 पहिया वाहनों से लैस थे। तुर्की के राजदूत भारत द्वारा फौरन दी गई मदद के लिए आभार जता चुके हैं। इसी बीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने राहत सामग्री और मदद लेकर तुर्की की ओर जा रहे हवाई जहाजों को अपनी वायु सीमा से होकर जाने की इजाजत नहीं दी। घूमकर लंबी दूरी तय करके भारतीय जहाज तुर्की पहुंचे। गौर करने लायक ये भी है कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कहलाने वाले संगठनों ने वहां इतनी जल्दी मदद नहीं पहुंचा पाई थी। भारत के पक्ष से सोचकर देखें तो वसुधैव कुटुंबकम के पुत्र को मानने वाले हमारे राष्ट्र का संकट आते ही मदद के लिए निकल पड़ना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये घटना अवश्य विचित्र होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की अक्सर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा है, जैसे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा किया था, राष्ट्र को बिना बदले में कोई अपेक्षा रखे चुनौतियों और आपदाओं के समय एक दूसरे से सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से कोई हल ढूंढना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही किया गया। तुर्की के इस्लामिक नजरिए से सोचा गया तो उनके अनुसार यह आपदा भी अल्लाह का ही अजाब था। इस्लामिक किताबों कुरान और हदीस में लिखा है कि जहाँ सुदखोरी बढ़ जाती है वहाँ जलजला आता है। संभवतः इस्लाम की इसी शिक्षा से प्रेरित होकर एर्दोगान ने तुर्की में ब्याज दरें घटा दी, क्योंकि वो भी सरकार की सुदखोरी को हराम मानते हैं। वहाँ सरकार ने ब्याज की दरें 19% से घटाकर सीधे 9% कर दी। इससे जलजला तो रुका नहीं, लेकिन तुर्की की मुद्रा धड़ाम से बिल्कुल नीचे आ गई। हमारे देश के जांबाज जवान किसी भी आपदा में मदद करने के लिए हमेशा कमर कसकर तैयार रहते हैं। ऐसे समय में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जमाने ने ऐसा अद्भुत राहत कार्य किया, दुनिया के सभी राष्ट्र देखते ही रह गए। जिस समय हमारी भारतीय सेना के जवान, एनडीएफ के जवान और मेडिकल टीम के सदस्य तुर्की और सीरिया से वापस आ रहे थे, वहाँ के लोगों ने तेज तालियों की ध्वनि से उनकी खूब सराहना की। बहुत सारे नागरिक गले मिलकर आभार प्रकट करते नजर आए। हमारा ऑपरेशन दोस्त सफल रहा। कई लोगों की जानें बच गई। राहत कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतते हुए हमारे वीर जवानों और राहत कर्मियों ने मानवता की बहुत बड़ी मिसाल पेश की।